अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद वहां पर सुप्रीम लीडर की शहादत और सुप्रीम लीडर के अलावा जो ईरान की फौज के टॉप कमांडर्स हैं उनके मारे जाने के बाद सूरत हाल अब जो है वो मुसलसल इवॉल्व हो रही है और अब ईरान की जानिब से न सिर्फ इसराइल के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर टारगेट्स किए जा रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं वहां पर जिस तरह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। आज सऊदी अरब की जो अरामको की एक फैसिलिटी है उसको हिट करने की कोशिश की गई और सऊदी अरब की वजारत दिफा के मुताबिक जो 2 ड्रोन्स हैं उनको तबाह कर दिया गया। लेकिन उससे भी जरा ज्यादा आज की जो बड़ी खबर थी वो कुवैत के अंदर अमेरिका के कई तैयारों के मुतालिक कुवैत की वजारत दिफा ने इस लफ्ज इस्तेमाल किया सेवरल, यानी मुतअद्दिद तैयारे तबाह होने के हवाले से कहा गया और उसके बाद उन मुख्तलिफ जो विजुअल्स हैं वो भी सामने आए। इस सबके बीच में जो अमेरिका है उसका ये कहना है कि उसने ईरान के अंदर 1000 से जायद जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया है और वहां पर 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर उन्होंने 40 से जायद जो लीडर्स हैं उनको एलिमिनेट किया। अब इस सबके बीच में दोनों जानिब से जहां दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में होगा क्या, ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने यह कहा कि वो बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन उसके लिए आगाज हमने नहीं किया। ये तमाम तर जो जारहियत उन पर की गई है उस जारहियत को बंद करना पड़ेगा। तो ऐसे में अब जो मुज़ाकरात को लेकर ईरान के अली लाराजानी जो सुप्रीम लीडर के इससे पहले हमने मुशीर भी देखे हैं, उन्होंने आज बाज़ाब्ता ऐलान किया कि हम अमेरिका के साथ निगोशिएट नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिकी सदर बार बार ये कह रहे हैं कि जब तक उनके मफादात अचीव नहीं हो जाते, गोल अचीव नहीं हो जाते, वो इन हमलों को जारी रखेंगे। पूरे तनाज़े का एक जो मरकजी नुक्ता है वो ईरान के अंदर रिजीम चेंज भी है। रजा शाह पहलवी जो ईरान के एक जमाने में सदर रहे हैं, उनके बेटे रजा पहलवी मंजर आम पे आए हैं और वो एक तासुर ये दे रहे हैं कि ईरान के अवाम उनके साथ है, ईरान की फौज उनके साथ होगी। उनका क्या कहना है जरा वो देखिए। Well, Maria, this is time now for a very strong, stable transition. I am leading this transition. I have the support of millions of Iranian people. I have the people inside the country that are joining and broadening the coalition of forces that will be at play in filling the boxes. The military will side with us. And we have a plan of action and a transition plan. इस सब के बीच में जहां इसराइल के हर रोज बढ़ते हुए अजाइम है, एक माजी का हवाला भी है, बहुत सारे तारीखी हवाले भी हैं और जिस तरह से पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर एक एक मुल्क को टारगेट इसराइल की जानिब से किया गया। माजी में पाकिस्तान के अजीम स्कॉलर जो थे डॉक्टर इसरार, उन्होंने कुछ तारीखी हवाले से गुफ्तगू की थी। वो गुफ्तगू क्या जरा वो भी आपको सुनो। इस सबके बीच में पाकिस्तान की जो मगरबी सरहद है आप जानते हैं, वहां पे अफगानिस्तान के तालिबान ने जो इश्तियाल अंगेजी दिखाई उसके बाद पाकिस्तान जो है वो मुसलसल वहां पर उसको दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है और अपने दिफा के लिए, और पाकिस्तान एक बार वाज़ेह तौर पे कहता है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वहां पर मुसलसल पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं और वहां पर उनकी जो लीडरशिप है उसको हिट किया जा रहा है और खासकर जो दहशतगर्दों ने वहां पर पनाहगाहें ली हुई हैं और अफगानिस्तान के तालिबान की उन्हें सरपरस्ती हासिल है उसको पाकिस्तान मुसलसल टारगेट किए हुए है और ताहाल उसमें किसी किस्म की कोई जो कमी है वो नहीं आ रही। अब इस सारे तनाज़े का क्या हल निकलता है? पाकिस्तान की 2 सरहदों के ऊपर एक जानिब पाकिस्तान खुद कार्रवाई कर रहा है और दूसरी जानिब इसराइल और अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर हमलावर हैं। तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों का मंजरनामा हो सकता है? इन अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है। हमारे 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के साबिक सफीर अली सरवर नकवी साहब ने ज्वाइन कर लिया। नकवी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। मैं नकवी साहब आपसे शुरू करना चाह रहा हूं, ये जो कुछ हुआ ये एंटिसिपेट किया जा रहा था क्योंकि बिल्डअप तो हो रहा था और अब जहां तक अमेरिका पहुंच गया है या इसराइल इस वक्त स्ट्राइक्स कर रहा है, ये कैलकुलेटेड यही था क्योंकि रिजीम चेंज के मुतालिक भी सुन रहे थे, फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिका भी है। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या नजर क्या आ रहा है, अमेरिका का गोल आया सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक है, रिजीम चेंज है या उससे हटकर भी कुछ आपको खित्ते में नजर आ रहा है? ये सारी बातें मुमकिन है क्योंकि जो अभी हुआ है वो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया और उन्होंने ये तवक्को की कि वो अगर उनके खास लोगों को कत्ल कर देंगे तो वहां की आवाम खड़ी हो जाएगी और वो तब मुतालबा करेंगे कि नई लीडरशिप आए और
बाहर से कोई लाया जा सकेगा। ये सब कुछ गलत साबित हुआ, क्योंकि बावजूद इसके कि उन्होंने सबको कत्ल कराया है, कोई 40 उनके टॉप लोगों को उन्होंने शहीद किया है, उसके बावजूद वहां की हुकूमत चल रही है। उन्होंने एक टेम्पररी अबूरी काउंसिल भी बना दी है, जो कि फैसले ले रही है, जिसमें उनका सदर है, चीफ जस्टिस है, और वो आयतुल्ला आरिफी उनके एक मजहबी रहनुमा है। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, और जंग भी वो लड़ रहे हैं, वो हमले कर रहे हैं अमरीकी तंसीबात पे, अरब मुल्कों पे नहीं, अमरीकी तंसीबात पे, जहां तक मैं समझता हूँ। और वो इजराइल पे हमले कर रहे हैं, अमरीकी जहाजों पे हमले कर रहे हैं। तो ये पूरी एक जंग की सूरत है, और ये वो ईरान ने अपनी जिम्मेदारी दिखाई है, अपना अज़्म दिखाया है कि वो जो उसके ऊपर हमला हुआ है उसको भरपूर तरीके से उसका जवाब दे रहा है। अब बात यह है बिल्कुल कि ठीक है। इससे आगे क्या है, इससे आगे का अभी कहा नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि अमेरिका का मकसद इजराइल को मजबूत बनाना है, स्ट्रेंथन इजराइल। तो वो ईरान के कॉस्ट पे हो रहा है, वो किसी और के कॉस्ट पे भी हो सकता है। तो अब बिल्कुल देखते ठीक हैं है। क्या। अब आगे क्या होता है ब्रिगेडियर साहब? कल हमने देखा कि फाइनेंशियल टाइम्स ने भी लिखा कि अमेरिकी सदर ट्रंप के पास ईरान को लेकर कोई भी फ्यूचरिस्टिक प्लान नहीं है। अब ज़ाहिर है हमारे बॉर्डर के ऊपर है और हम कंसर्न है इसके बारे में। अब ये बताइए कि एक तो इस हवाले से पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं वो क्या है, दूसरा इसमें आपको गोल क्या नजर आ रहा है? हमने अमेरिका को अफगानिस्तान में देखा, हमने अमेरिका को इराक में देखा, अभी हाल ही में वेनेजुएला में उन्होंने किया। तो अब ये इसी किस्म की कोई अटेम्प्ट है, या फिर ये मशरक़े वुस्ता के अंदर कोई ऑर्डर चेंज करने के हवाले से अमेरिका की कोशिश है? बात यह है कि ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए खास तौर पे, और जिस तरीके से इंडिया, इजराइल, अफगान तालिबान रजीम और ये सारे एक ग्रुप बन गया है, और इनका डिज़ाइन यही है कि पहले ईरान को कंट्रोल करें, रजीम चेंज करें, और अगर वहाँ पर इजराइल नवाज हुकूमत आ जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और उसके बाद यहाँ पर ईरान की तरफ से जो है वो इजराइल नवाज हुकूमत आ जाती है, फिर अफगान तालिबान वेस्ट में है। तो ये सर्कल बड़ा खतरनाक बनता है। इसलिए पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला हर लिहाज से हम ये बात कर रहे हैं कि ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरली, डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटजिकली, हर लिहाज से हम यही कह रहे हैं कि जी कि ये एक बड़ा गलत कदम है। और मुझे यकीन है कि ईरानी अवाम बड़े रेजिलियंट्स हैं। ऐसे लोग हैं, अगर ईरान के अवाम इकट्ठे हैं तो ना रजीम चेंज होगी। अगर रजीम चेंज नहीं होती है तो इसका मतलब अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं होता। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और सेकेंड, इस वक्त ईरान को भी चाहिए कि वो खास तौर पे जितना नुकसान करना है वो इजराइल का करे। जितनी जल्दी जितने मिसाइल वहाँ गिरते हैं उतना ज़्यादा वहाँ की पब्लिक परेशान होती है, दे आर वेरी सेंसिटिव टू कैजुअल्टीज। और उसके साथ ये फ़ायदा होगा कि आपको कि यहाँ पर जितना जल्दी वो सीज फायर की बात करेंगे, बजाय इसके कि ईरान जो अमेरिकन एसेट्स को जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, ठीक है कि वो उसकी एक अपनी जस्टिफिकेशन है, लेकिन बेहतर ये है कि वो रिसोर्सेज जो अपने डेनोट कर रहा है, मिसाइल बेस कर रहा है, वो जाके इजराइल को, छोटा मुल्क है इजराइल, जितना नुकसान इजराइल को होगा वो उतना ही परेशान होगा। और अमेरिका को खुद सीज फायर कर, जैसे जून में भी इजराइल ने रिक्वेस्ट की थी कि जी आप हमारी सीज फायर करवा दें। लेकिन बात यह है कि ये है बहुत गलत बात। और एक ईरान की बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है कि 40 लोग आप एक मीटिंग कर रहे हैं, आपके अयतुल्ला खमेनी जो हैं वो भी मौजूद हैं, आपके सारे कमांडर्स मौजूद हैं, और नोइंग कि वो उन्होंने आपको टारगेट किया और वो बड़े आराम से सारे के सारे शहीद हो गए, जिससे बहुत बड़ा एक खला पैदा हुआ है। और मॉरल एसेंडेंसी जो है वो अमेरिकन को और इजराइल को मिल गई कि उन्होंने पहले ही दिन आपको कमांडर्स को सारे मार के रख दिए हैं, और ख़ास तौर पे जो उनके रबर मुअज़्ज़म हैं उनका नुकसान हुआ। तो इसलिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन देखना ये है कि ये अनफोल्ड कैसे होती है।
अनफोल्ड आगे कैसे होती है, इसका क्या सिनेरियो बनता है। नकवी साहब, मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि अमेरिका के सदर इंटरव्यू दे रहे थे तो उनका देखा आपने वेनेजुएला में, हम वहां पे सदर को ले आए लेकिन हमने रिजीम चेंज नहीं किया वहां पर। ये मॉडल ईरान की हद तक वो इशारा ये दे रहे थे कि जो हमारे लोग हमने स्ट्राइक इनिशियल के अंदर जिस तरह उनके सुप्रीम लीडर हैं या कमांडर्स हैं वो हमने अचीव कर लिया है। आप ये समझते हैं कि इन स्ट्राइक से हटकर कोई इस चीज का इम्कान मौजूद है कि अगर रिजीम चेंज की तरफ जाना ही जाना है तो ग्राउंड के ऊपर भी अमेरिकन या इसराइली फोर्सेस आ सकती हैं? कोई ऐसा सिनेरियो आप देख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि रिजीम चेंज जो है ना, वो सदर ट्रंप उसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं वो उनका आउटलुक है। मगर रिजीम चेंज का मतलब होता है कि पूरी हुकूमत बदल जाए, वहाँ का इंतजामिया तब्दील हो जाए। तो मडूरो के केस में उनके यहाँ तो उन्होंने वही हुकूमत रखी है, और अब जो ये मुज़ाकरात का अंदिया दे रहे हैं, तो इससे लगता ही है कि सदर ट्रंप जो है वो दावा करेंगे कि उन्होंने रिजीम चेंज करा दी, क्योंकि वो जो लीडरशिप है उसको जो थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन एक्चुअली रिजीम चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है और ये रिजीम चल रही है। तो सदर ट्रंप जो दिल चाहे कहें, मगर उनका ये क्लेम गलत होगा, और वो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी बात है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है कि सदर ट्रंप अब मुज़ाकरात के तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि फिर इसका मतलब है कि उन्होंने अपना हदफ नहीं हासिल किया, मगर उसको एक वो रंग, उल्टा रंग, मुस्बत रंग दिखा रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये सारे जो है ना, ये सारे तमाशे ट्रंप अपने पॉपुलैरिटी के लिए करता है, अपनी शाबाशी के लिए करता है, और दिखाना चाहता है कि वो बड़े काम कर रहा है। लेकिन उसने मशरिक़ वस्ता में एक तहलका मचा दिया है, और वहां पे जो आम पब्लिक है वो बहुत सफर कर रही है। देखिए ना, एयरलाइंस खत्म हुआ, वो के फ्लाइट्स रुक गई हैं, बहुत से लोग मुसाफिर ऐसे थे जो कि अपने जॉब को ज्वाइन करने जा रहे थे, उनकी जॉब्स खतरे में पड़ गई हैं। आगे चल के पाकिस्तान को रेमिटेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग बेकार हो जाएंगे। और उसके अलावा हमारी ट्रेड, दुनिया की 40% ट्रेड अपना हुर्मुज से गुजर रही है। ये सारी बातें हैं और ये बहुत तशवीशनाक बातें हैं। और मुझे जो फाइनल जो एक फिक्र है वो ये कि ये ईरान के बाद ईरान में कुछ किसी तरह वो अपनी एक बर्तरी दिखा लेंगे, विक्ट्री, और अपनी फतह भी अनाउंस कर देंगे। उसके बाद कहीं पाकिस्तान का रुख न करें, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार जो है वो भी इसराइल को बहुत नागवार है, वो नहीं उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये बेसिकली ये द टेल वैगिंग द डॉग, यानी जो इजराइल है वो दुम है जो कि पूरे कुत्ते को हिला रही है। बिल्कुल ठीक। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आकर। New Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen. Just 2 fingers or वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब, आपसे जानना चाह रहा हूं कि हमने ये देखा कि अब अमेरिका जो अपने आप को कहता है वो मिलिट्री माइट है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। रशिया का और चाइना का, क्योंकि चाइना के जाहिर है यहाँ पे स्टेक्स हैं इस खित्ते के अंदर, उसका अपना बॉर्डर है और वो उसका हमसाया है। तो आप देखते हैं कि जिस तरह से वहां से रेजिस्टेंस आनी चाहिए थी या रोल आना चाहिए था वो नहीं आया, जिसके बाद अब लग रहा है कि अमेरिका अनस्टॉपेबल दिखाई दे रहा है। जो वो कहे, जो वो सोचे, जिस तरह से वो एग्जीक्यूट करे, वही वर्ल्ड ऑर्डर है फिलहाल। देखें, बात यह है, रशिया और अमेरिका, ये चाइना की प्रॉब्लम ये है कि रशिया इज इन्वॉल्व इन यूक्रेन, और वो यूरोप के खिलाफ, ज़ाहिर है यूरोपियन यूनियन के खिलाफ वहाँ पर लड़ाई हो रही है, उसमें बहुत फंसा हुआ। ज़ाहिर है, आई एम श्योर कि उन्होंने जो कुछ मटेरियल सपोर्ट वॉर पे के देते होंगे, सिक्योरिटी सिस्टम या मिसाइल्स या ऐसी चीज़ें, वो सब उन्होंने हो सकता है दे दी हों, लेकिन फिजिकली उनकी प्रॉब्लम ये है कि दे आर एम्ब्रॉयल्ड इन यूक्रेन। चाइना की प्रॉब्लम ये है कि चाइना डजंट कम इन द फ्रंट, वो कॉन्फ्रंटेशन में नहीं आता,
लेकिन उन्होंने हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर के लिए वटेवर कुछ उनको ऐसी चीजें दी हों जिससे उनको मिसाइल लॉन्चिंग में और उनके आप जो इफरान लंगन में जाके अगर मिसाइल गिरे हैं, चाइना का इंटरेस्ट बहुत है क्योंकि ईरान जो है बहुत चाइना को दे रहा है और वो ये चाहते हैं कि ये ऑयल जो है चाइना को ना दे, बिकॉज वो ये चाह रहे हैं कि ऑयल की सप्लाई चाहे वेनेजुएला हो या ईरान हो, ये सब ईरान के अमेरिका के कंट्रोल में हो और तब वो उनके एनर्जी उनके कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपनी टर्म्स अभी चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज अ डिजाइन बेसिकली। लेकिन एक बहुत अनफेयर बात है कि आप सॉवरेन मुल्क के ऊपर जिसने कोई प्रोवोकेशन भी नहीं की है, किसी ने कोई आपको थ्रेट भी नहीं किया किसी मुल्क को, और आप उस पर जाके सडनली एक नेगोशिएशन हो रहे हैं, तकरीबन फाइनल हो गए हुए थे, कई चीजों में बात मान भी ली गई थी, लेकिन आपने जाके अटैक कर दिया। तो अमेरिका की, ये रशिया और चाइना की सपोर्ट इसी तरह रहेगी, दे विल नॉट कम ओपनली। और ये ईरान, अमेरिका ने और इजराइल ने बड़ा सोच समझ के इस मौके पे किया कि रशिया बिजी है यूक्रेन की लड़ाई के अंदर, उसके बाद जो ईरान की प्रॉक्सीज थी, हिजबुल्ला, हमास, हुती, ये सीरिया, उन सबको उन्होंने पहले ही न्यूट्रलाइज कर लिया, वरना उनकी फिक्र ये होती थी कि जब हम ईरान पे अटैक करेंगे तो पीछे से हमारे ऊपर अटैक आएंगे इनकी प्रॉक्सीज के, वो सारा उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया हुआ। इससे दिस वाज द राइट टाइम। अब देखना ये कि ये ईरान के पास कितनी है जो उन्होंने वो कहते हैं कि हमारे पास वो चीजें हैं जो हम सरप्राइज नहीं किया। आई पर्सनली फील जितना भी ईरान कॉन्सेंट्रेट करे इजराइल के ऊपर, उनका नुकसान बचाएगा, उतनी जल्दी ये लड़ाई खत्म भी होगी और सीज़फायर भी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। नकवी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो ये रशिया का और जो चाइना का रोल है वो आप यही होना चाहिए था, क्या उससे कोई फर्क पड़ सकता था, एक बात। और दूसरी बात जो आपसे जानना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो खासकर सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन या दीगर जो अमेरिकन एलाइज हैं उनके अंदर हिट करना, उनके ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, ये क्या स्ट्रेटजी है ईरान का, ये क्या सिग्नल है कि आने वाले दिनों के अंदर ये मंजरनामा पूरे खिते को लपेट में ले सकता है? या देखिए, पहले तो चाइना और रूस की बात करते हैं। रूस तो वो सही कहा ब्रिगेडियर साहब ने कि वो यूक्रेन में फंसा हुआ है और वो इस वक्त उसके लिए बड़ी मुश्किल है और इस वजह से वो इस तरफ किसी बात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। अच्छा, चाइना जो है वो, पहले मैं जो पढ़ रहा हूँ इस चीज को, रीड कर रहा हूँ सिचुएशन को, चाइनीज स्पोक्समैन ने कहा है कि बैनुल अक़वामी निज़ाम बहुत अहम है। द इंटरनेशनल ऑर्डर इज वाइटल फॉर द ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी। तो अगर ये ग्लोबल ऑर्डर अहम है और यूएन चार्टर, जैसे कि आपने कहा ना अनप्रोवोक्ड अटैक, वो ब्रिगेडियर साहब भी कहते थे, तो अनप्रोवोक्ड अटैक किसी मेंबर स्टेट के ऊपर करे कोई और मुल्क, तो वो चार्टर आर्टिकल 2 की वायलेशन है ऑफ द यूएन चार्टर। तो ये चाइना अभी इंटरनेशनल ऑर्डर की तरफ देख रहा है, उसको असर्ट करना चाह रहा है और फिर आगे जैसी कि जंग की सूरत होगी कहा नहीं जा सकता है। अगर वो हालांकि वो यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन हो भी सकता है कि वो इन्वॉल्व हो किसी हद तक, तो कम से कम वो अमेरिका को बराह रास्त बाहमी सतह पे उनसे राब्ता करें और उनसे कुछ बातचीत करें। तो अभी ये सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसको कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। मैं समझता हूँ ये बात दुरुस्त है कि इजराइल के आबादी को, जो कि बड़ी डरपोक आबादी है एंड दे आर वेरी सॉफ्ट, वो लोग, उनको उनमें जान नहीं है, वो रेजिस्टेंस नहीं कर सकेंगे, वो घबराते भी हैं और वो कमजोर भी हैं। तो इसलिए ईरान को चाहिए कि इजराइल की आबादी पे जितना सख्त दबाव डाल सके वो डाले, उससे अमेरिका भी कुछ थम जाएगा और नेतन्याहू साहब को भी परेशानी होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक हम अपनी मगरबी सरहद के ऊपर भी बात करना चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि वहां पे जो कुछ चल रहा है, ये अफगानिस्तान के तालिबान जो माहौल बना रहे हैं, वहां का रिजीम जो है,
ये पहले भी आपने जिस तरह बताया कि पूरे का पूरा लिंक्ड है उस सिनेरियो के साथ, और पिछले चंद दिनों के अंदर जो कुछ पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया है या उन चीजों को हिट किया गया, उसके एज ऑफ दिस हम क्या समझें, क्या रिजल्ट्स हैं, क्या सिनेरियो चेंज करेगा? जो पहले उनकी कोशिश थी, जो हम उनको बार बार समझा रहे थे, वो नहीं समझ रहे थे। देखें, एक तो ये है कि ये जो नरेंद्र मोदी इजराइल गया था, वहां पे जाके बड़ा प्लान बना है और बड़े प्लान तरीके से आप ये देखेंगे 27 तारीख को अफगान तालिबान ने हमारी पोस्टों पे अटैक किया और हमें इस लड़ाई में मसरूफ कर दिया। और उसके साथ इधर 28 तारीख को अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान क्योंकि बहुत वोकल वॉइस थी ये ईरान की, हमने हर लिहाज से उनकी मदद की, खुल के सपोर्ट किया, एंड दे थॉट कि हम कहीं उसकी कोई और मदद ना करें, इसलिए हमें उन्होंने इस पे बॉर्डर के ऊपर, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे फंसा के रख दिया और इन्वॉल्व कर लिया। नकवी साहब, मैं आपसे ये खासकर ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला है, इसको अगर हम ये देखें, जो अब दूसरी तरफ ईरान के अंदर सूरत हाल चली है और अभी हाल ही में मोदी जो है वो इसराइल का दौरा करके भी आए हैं, ये इस सिनेरियो का आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? क्या मोदी का जो ऑलरेडी पिछले साल मई में उसका हुआ, क्या उस हवाले से कोई छेड़छाड़ वो उधर से कर सकते हैं? और अफगानिस्तान के तालिबान भी ज़ाहिर है पिंगे उनके साथ मुसलसल बढ़ा रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन भी है, और अब जब इसराइल जो है वो ईरान तक पेनिट्रेट कर चुका है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? या बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। देखिए, एक तो भारत और अफगानिस्तान का जो एक गठजोड़ डेवलप हुआ है, वो जब मुत्तकी उनके वजीर खारजा वो अहमद मुत्तकी साहब जब वहाँ दिल्ली गए थे, तो उस वक्त इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर कुछ मंसूबे बनाए होंगे, और उस मंसूबे के तहत अफगानिस्तान जो है वो, उसका प्रॉब्लम हमारा अफगानिस्तान का ये है कि हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। उनकी जो सोच है वो गलत है, और वो सोच ये है कि वो अपने हिसाब का शरिया लाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है इस्लाम की। हमारे यहाँ जो इस्लाम, हम लोग जिसमें बिलीव करते हैं, तो तहरीक तालिबान इस्लाम पाकिस्तान है, वो भी अफगानिस्तान के साथ उसी सोच का है। तो अफगानिस्तान उनकी हिमायत मैं समझता हूँ नहीं छोड़ेगा, और हम अगर कोशिश भी करें तो वो उसकी सरजमीन से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी होती रहेगी, क्योंकि ये दोनों एक सोच के लोग हैं और ये हमारे सोच से फर्क हैं। एंड दिस इज एन आइडियोलॉजिकल बैटल दैट हैज टू बी फॉट, इट हैज टू बी फॉट, बिकॉज ये आइडियोलॉजिकल बैटल जो है, इसको हम इग्नोर करके अगर